मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही चुनावी घमासान भी तेज हो गया है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां मैदाने जंग में है और सारे दांव पेच चले जा रहे हैं। फिलहाल पूरा फोकस उम्मीदवार तय करने में है, जिसमें फिलहाल बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। बीजेपी ने 4 अलग अलग सूचियां जारी कर 136 प्रत्याशी तय कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी तक एक भी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इसको लेकर दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस नवरात्रि के पहले दिन अपनी पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद ये जानकारी दी। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा हुए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उभर के आती हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने अधिकांश विधायकों को फिर से मौका दे रही है, तो वहीं पिछली बार कम अंतर से हारे प्रत्याशी भी फिर मैदान में होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन से जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश करेगी। खासकर ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में टिकट देकर अपने ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के वादे को भी मजबूत कर सकती है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में जबरदस्त कला है, इसीलिए वो अब तक एक भी सूची नहीं जारी कर सकी। बीजेपी के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस चाहे जो तिगड़म बैठा ले, बीजेपी की चुनावी रणनीति का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के पास कोई संगठन नाम की चीज नहीं है, इसलिए पिछड़ेगी, स्वाभाविक है। और जैसे जैसे चुनाव नीचे उतरेगा, आपको कांग्रेस परिदृश्य से ओझल होती नजर आएगी। मुझे नहीं लगता कि अभी कर पाए 2-4 दिन और। मध्य प्रदेश में पूरा चुनावी दारोमदार इलेक्शन मैनेजमेंट पर है। माना जा रहा है कि जिसने बेहतर मैनेजमेंट कर लिया, चुनावी नतीजे उसके पक्ष में जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इसमें कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एनालिसिस टिकट से मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बिल्कुल ये सही बात है कि जिसका जितना बेहतर मैनेजमेंट होगा, वही जीत के करीब या जीत तक पहुंचेगा। और दोनों तरफ से, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, दोनों दलों के जो महारथी हैं, जो दिग्गज हैं, जो मैनेजमेंट गुरु हैं, वो मैदान में है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे, दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए कहा जाता रहा है मैनेजमेंट गुरु। और यही मैनेजमेंट इस चुनाव में भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये मैनेजमेंट का ही हिस्सा है कि उन्होंने बहुत पहले एक अपनी, मुझे लगता है कि 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया जब पहली सूची उनकी आई थी, फिर एक सूची आती है, फिर एक सिंगल नाम आता है, फिर एक सूची और आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अभी पहली ही सूची का इंतजार है। ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। और जिस तरह से कमलनाथ जी कह रहे थे, अभी जो उनका वर्जन चल रहा था कि जितनी चर्चा हो, जितना मंथन हो, उतना ही अच्छा। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूँ, तारुफ करा देता हूँ, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है मंजरी जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है मंजरी जी आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस अमित शर्मा जी। स्वागत अमित जी आपका। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी आपका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास ही आता हूँ। बात टिकट की हो रही है, टिकट वितरण की हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसमें बाजी मार चुकी है और तकरीबन मुझे लगता है 139 के आसपास या 136 जो उम्मीदवार है वो तय भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। कांग्रेस की अभी पहली सूची का इंतज़ार है। मेरा सीधा सा सवाल है कि जो पहले टिकट का जो वितरण में पहली सूची बहुत पहले आने थी, अब अभी तक नहीं आई है, ये इसको मैनेजमेंट का हिस्सा कहें? देखिए राजेश जी, बाजी टिकटों की नहीं, बाजी सरकार लाने की होगी। कि इस बार 18 वर्षों का जो शासनकाल है भारतीय जनता पार्टी का,
वो कैसे उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी घोषणाएं, उनकी करनी और कथनी, और लगातार जो 30,000 घोषणाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की हैं वो कितनी धरातल पे उतरी हैं, इस बात की भागीदारी है। अब मैनेजमेंट, निश्चित तौर पे हमारे जो नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी, मैनेजमेंट में उनका कोई तोड़ नहीं है। और उनका एक आपने सुना होगा आज उन्होंने कहा कि बस जितनी चर्चा हो, चूंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, कई कार्यकर्ता हैं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हर जगह हर सीट पर हमारा कोई एक ही व्यक्ति है आज, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उस सीट को निकाल सकते हैं, वहां दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच समन्वय, जितनी ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो और सर्वे के आधार पर जो लोगों से बातचीत जी, आप तो चर्चा कर रहे हैं, उस कैंडिडेट को भी तो चर्चा करना है, जनता के बीच में जाना है, उसको भी बातचीत करना है, उसको भी तो समय मिलना चाहिए। देखिए चुनावी, राजेश जी, चुनावी जो लड़ाई होती है वो वही उसी तरह होती है कि जो एक बालक जो है जब पढ़ता है 330 दिन अगर ना पढ़े और लास्ट के 15 दिन पढ़ के गाइड से चुनाव अगर जीता जाए, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि चुनाव में भी जो है, जो लगातार जनता के बीच सक्रिय रहा, जो लगातार जनता की आवाज और उसकी बात को उठाता रहा, उसके दुख दर्द और तकलीफ में खड़ा होता रहा, मैं समझता हूं कि 15 दिन नहीं, उसके 5 साल का जो मापदंड और आंकड़ा है, उसका जो रिजल्ट है वो मापदंड तय करेगा। उसका पूरा का पूरा पैमाना कमलनाथ जी के पास है। हम ऐसा व्यक्ति देंगे जो जनता के प्रति समर्पित, जनता के प्रति 5 साल संघर्षित और हमेशा कार्यकर्ताओं को लेकर जुड़कर चला और जिसकी स्वच्छ छवि और नेतृत्व क्षमता हो, ऐसा बहुत शीघ्र कमलनाथ जी ने कहा कि 15 तारीख को आपको कांग्रेस की 150 नहीं सीधे 200 पार की। मैं आऊंगा इसके आगे के सवाल के साथ में आऊंगा इस मैनेजमेंट के। मैं सीधे मंजरी जैन जी के पास में आता हूं। मंजरी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट इस बार कह रहा है कि पहले जो सूची जारी की गई है वो हारी हुई सीटें, फिर वो चैलेंजिंग सीटें, फिर वो सिटिंग एमएलए की सीटें, और अमूमन ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में इतने पहले अपने उम्मीदवारों को सामने ला रही है। क्या इस बार चुनौती बड़ी थी? आपको लगता था कि जो कुछ जो कहा जा रहा था बहुत पहले से कि पार्टी के भीतर ही असंतोष है, अगर पहले जारी कर दे, अगर कोई भी असंतोष है तो उसको समय रहते उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया जाए, या फिर अगर नहीं होता तो फिर रास्ता खुला है? देखिए, पार्टी के अंदर तो असंतोष नहीं है, और हर चुनाव में चाहे वो युद्ध हो, हम जिस भी रण में जाते हैं तो सब, हर पार्टी के, हर दल की अपनी अपनी एक तैयारी होती है। तो हमारी जो, पहले तो कमलनाथ जी कह रहे थे हमारे पास 4,000 नाम है और हम 3 महीने और 6 महीने पहले अपनी लिस्ट घोषित कर देंगे, लेकिन देखिए हमारी लिस्ट तो आ गई, लेकिन इनकी एक भी नाम जो है अभी तक घोषित नहीं हुआ। तो वो उसका एक कारण रहा कि इनकी पार्टी में जो अंतरकलह है वो हमें सामने दिखता है, सड़कों पर दिखता है। पीसीसीसी में देखिए आप, कभी कभी हमने देखा कि किस तरह से दरवाजे बजाए जाते हैं, कांच तोड़ दिए जाते हैं, मंचों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। मंत्री और नेताओं के सामने भी आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता कितना अनुशासनहीन है कांग्रेस का। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक केडरवेस पार्टी है। दूसरा, हमारा जो कार्यकर्ता है वो अनुशासन बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि पार्टी ने जो कार्यकर्ता का निर्माण किया वो स्टेप बाय स्टेप हमारे कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी तो कैडरवेस आप बात कर रही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैडरवेस पार्टी कहा जाता है, कैडरवेस पार्टी है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो जो नाराजगी आपके दल में है वो तमाम सारे जो आपके नेता हैं वो टूट कर कांग्रेस में गए। अभी नारायण त्रिपाठी ने भी अलविदा कह दिया। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जब भी चुनाव होते हैं तो कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, कुछ बीजेपी से कांग्रेस में चले जाते हैं। तो जो विचारधारा से जुड़कर जो व्यक्ति आता है भारतीय जनता पार्टी में, उसका स्वागत है। और जो विचारधारा के साथ चलता है वो कभी पार्टी से नहीं टूटता है। जो सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति करता है कि मुझे अगर टिकट नहीं मिला तो मैं फलाने पार्टी में, तो ये उनकी महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं वो इधर से उधर होते रहते हैं। ये कांग्रेस में भी होता है, ये बीजेपी में भी होता है, और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा तो कांग्रेस में होता है। आप कांग्रेस से देखिए, सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों नेता इकट्ठे के इकट्ठे, आज ही कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ये तो कांग्रेस में, ये कांग्रेस की ये जो कहना चाहिए जो जो कार्यकर्ताओं में जो आपसी कला है, नेताओं में आपसी कला है, उसका ही परिणाम है कि आज इतने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में लेकर आते हैं। आशीष दुबे जी, जब शुरुआत हम टिकट वितरण को लेकर कर रहे हैं तो कांग्रेस जिस तरह से उस समय का इंतजार कर रही है, उस 15 तारीख की जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है और नवरात्र की शुरुआत होती है, शक्ति की, देवी की आराधना शुरुआत होती है, और इस पर चर्चा भी बहुत हुई, बिल भी
इसको लेकर, आरक्षण को लेकर पास हुआ, कि यही वजह है, मुहूर्त की वजह है कि कांग्रेस अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर दी, या फिर जिस तरह से कमलनाथ जी भी कह रहे थे कि जितना चिंतन मंथन चर्चा हो उतना ही बेटर? देखिए, इसमें दोनों ही बातें। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की जो सूची है, कांग्रेस की सूची का जहां तक जो मैं समझता हूं, जितनी मेरी जानकारी है, उसमें कांग्रेस के 70-80 नाम, लगभग 100 नाम बहुत समय से तय हैं। ये उसकी जो मुहर लगनी होती है औपचारिक रूप से, वो सब सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, नाम उनके तय हैं। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस हर चुनाव में कहती है कि वो जुलाई या अगस्त में 3 महीने 4 महीने पहले अपनी सूची जारी करेगी, लेकिन कभी नहीं करती है। और ये राजनीतिक रूप से कोई बहुत अच्छी स्थिति होती भी नहीं है कि कोई 3 महीने पहले सूची जारी कर दी जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंदर खानों की जो लड़ाई है वो भी सामने आने का डर होता है। तो कांग्रेस ने, मैं जो समझता हूँ, स्ट्रेटेजिक रूप से उस सूची को जारी नहीं किया। दूसरी बात, अभी चुनाव में वक्त है। वक्त यूं है कि नॉमिनेशन भरने के लिए भी अभी जो है 7-8-9 दिन का वक्त है। तो दूसरी बात, जो श्राद्ध पक्ष का है, वो कहा जा सकता है श्राद्ध पक्ष की चीजें कि अब उसको मान लिया गया है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि सही समय पे सूची आए, ताकि ज्यादा विवाद या ना हो, डैमेज कंट्रोल में आसानी। ये सभी दल इसी तरह से करते हैं। भाजपा ने इस बार जरूर सबसे पहले सूची जारी करी, और अब तक वो आधे से ज्यादा प्रत्याशी जारी कर चुकी है, लेकिन भाजपा के लोग जो उसको मैनेज कर रहे हैं, उन सारी चीजों को, वो भी समझते हैं कि इससे कुछ नई परेशानियां भी उनके लिए पैदा हुई। तो इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए, और दूसरी अपनी जो भी उनकी जमावट है, इस हिसाब से मुझे लगता है कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की। अब जहां तक चुनाव की इसकी बात है, श्राद्ध पक्ष की, तो बीजेपी तो बहुत मान्यताओं की पार्टी है। बीजेपी ने उसके बाद पहले भी सूची जारी करी, उसके बाद इस दौरान भी जारी करी। तो श्राद्ध पक्ष से ज्यादा जमावट और जो पार्टी के जो वार रूम होते हैं, उनके चिंतन होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो भाजपा ने जो भी सोच के सूची जारी करी होगी, उसके तहत वो आगे बढ़ी है। और कांग्रेस का मुझे जो इसमें समझ आता है कि सिर्फ रणनीतिक तौर पर, चलिए सिर्फ रणनीतिक तौर पर, कांग्रेस की जब पहली सूची आएगी, अगले दिन उनका वचन पत्र भी आना है जी, और उसके बाद एक सूची फिर आनी है। तो ये बहुत सारी चीजें उनकी भी लाइनअप जी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, मुझे लगता है बेहतर बात आशीष जी आप कर रहे हैं। मैं सीधे अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, बहुत चर्चा इस चुनाव में है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है कांग्रेस के लिए कि जातिगत जनगणना, राहुल गांधी भी 2 बार आ चुके हैं हाल ही में जातिगत जनगणना, प्रियंका जी भी आई थी जातिगत जनगणना। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, जातिगत आप कहते हैं आपकी सरकार आएगी, आप जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या ये चीज़ें इस टिकट वितरण में, इस इलेक्शन में भी दिखेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप कहते हैं कि ओबीसी वर्ग जितना है उतना प्रतिनिधित्व उसका नहीं है, उसकी हिस्सेदारी नहीं है, क्या टिकट वितरण में, इसके मैनेजमेंट में भी ये दिखेगा कि नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वर्ग का कैंडिडेट वो मैदान में लाए? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मेरी जो हमारी बहन है, विद्वान साथी जो भारतीय जनता पार्टी की, उस बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी लोग इधर से उधर चले जाते हैं, तो आज दीदी ने स्वीकार कर लिया कि जो सिंधिया जी हैं वो कितने महत्वाकांक्षी हैं। कांग्रेस कह रही थी कि धोखा देके चले गए, तो आज उन्हें वो महत्वाकांक्षी घोषित कर दिया। जो लोग चले गए थे वो बेचारे महत्वाकांक्षी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग कर लिया, और उपयोग करके आज सत्ता बना ली, और सत्ता जब चली जाने की बेला पे खड़ी है तो वो महत्वाकांक्षी हो गए। एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो राजेश जी आपने प्रश्न पूछा कि क्या जातिगत आधार पर, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जातिगत आधार पर चाहे राहुल जी ने बोला हो, चाहे प्रियंका जी ने, या कांग्रेस बोल रही हो, कांग्रेस इस बात को कह रही है कि जिसकी अगर मान लीजिए ओबीसी का परसेंटेज ज्यादा है या अनुसूचित जाति जनजाति का परसेंटेज ज्यादा है, तो इसका मतलब उनके जो परसेंटेज है उस आधार पर उनको, उनके कहीं ऐसा तो नहीं कि हम असंतुलन कर रहे हो, उनके अधिकारों को छोड़ रहे हो, उनको पूरा अधिकार मिले। जब ये बात आरक्षण की आती है, मैं आपको ले जाऊं, जब आरक्षण देने की बात आई थी ना, इसमें कोई तोड़ा जा रहा, ना जोड़ा जा रहा, ना कोई नई नीति आ रही, लेकिन आरक्षण उस समुदाय को देने की बात आती है तो कांग्रेस ने जस से तस आरक्षण भी दिलाया, उससे किसी वर्ग को नुकसान नहीं हुआ। और रही बात, आपने प्रश्न पूछा कि क्या जातिगत संतुलन आपको इस टिकट में दिखाई देगा, निश्चित तौर पे हर जगह आपको हमारा जातिगत संतुलन भी दिखाई देगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने कहा कि जितना विचार विमर्श हो। लेकिन अमित जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप एक बार कहते थे, एक समय आपका नारा था कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब आप वो कह रहे हैं कि आप जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए आज भी वही नारा है, कांग्रेस न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
आपस में है भाई भाई। कांग्रेस आज भी उस नारे पे चल रही है। अब जातिगत समुदाय का तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर जातिगत समुदाय की जनगणना हो, उन जनगणना के आधार पर हम बांट तो नहीं रहे, जनगणना के आधार पर उनके अधिकारों को तो नहीं बांटा जा रहा। हाँ, लेकिन अगर कोई शोषित, वंचित और पीड़ित है, उसके अधिकार को अगर मारा जा रहा है तो उसको उसका अधिकार देने की बात कांग्रेस कर रही है। इसीलिए जनसंख्या के आधार पर जातिगत आंकड़े की बात राहुल जी ने भी करी और प्रियंका जी ने भी। चलिए मंजरी जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अभी आपकी जो सूची आई है निश्चित तौर पर सवर्णों का उसमें दबदबा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जातिगत जनगणना जो एक दांव है कहीं ना कहीं, ये चुनौती लगती है भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर। हालांकि अब तमाम सारे नेता इसका काउंटर कर रहे हैं आपके। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ राजेश जी कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ जातिगत जैसे बिहार में या अन्य राज्यों में जो दिखता है वैसा ऐसा यहाँ पर नहीं है। दूसरा, कहीं कहीं अगर किसी क्षेत्र में किसी जाति का विशेष वो है तो वहाँ पर उस तरीके से टिकटों को बांटा जा रहा है और सारी समाजों को, सारी वर्गों को लेकर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अब ये जातिगत गणना की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, आपने राज किया। 1931 में पहली जातिगत जनगणना हुई, फिर उसके बाद राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के टाइम काका केलकर की जो रिपोर्ट आई और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, फिर उसको क्यों दबा दिया गया? आपने तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई? एक प्रश्न मेरा ये बनता है। दूसरी बात ये है कि आप जाति पाति के नाम पर ही हमेशा राजनीति करते रहे। आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, आपने आदिवासियों को वोट बैंक समझा, आपने ओबीसी को वोट बैंक समझा। हमारी सरकार ने तो 3-3 मुख्यमंत्री दिए आपको ओबीसी के। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। इसके अलावा हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में तकरीबन 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। 303 सांसदों में से 85 सांसद जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो हमने तो हमेशा जहां जिसका जो होना चाहिए अधिकार हमने देने का काम किया, हर वर्ग को उठाने का काम किया। जितनी योजनाएं हैं वो हर वर्ग के लिए और उनके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए काम किया। आपने कौन से काम किए थे? आप तो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं या नए नए शगुफे लेके आते। कभी आप जो है हिंदू बनने का पाखंड करने लगते हैं, कभी आप सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं, कभी भगवा आतंकवाद कहने लगते हैं। तो ये तरह तरीके के जो शगुफे लेके आते हैं। अब कभी कल जो है घोषणाएं कर रही थी प्रियंका जी, वो पढ़ के कह रही थी तो बार बार उनको पूछना पड़ रहा था, उनको यही नहीं पता। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उतनी करना जितनी आप कर सको। तो ये जो झूठ जो आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और विधायक और मंत्रीगण जो पार्टी छोड़कर आए, आपने उन पर इल्जाम लगाया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जिन लोगों के बारे में बात की, मैं उनकी बात करी जिनको टिकट नहीं मिले, जिनको पद नहीं मिला। वो तो मंत्री थे आपकी सरकार में, विधायक थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अच्छे उस पर थे। लेकिन जब आपकी पार्टी ने, सुन लीजिए, जब आपकी पार्टी ने जो घोषणा की थी उनको पूरा नहीं किया, और जब सिंधिया जी ने कहा कि वो घोषणा पूरी करिए, किसानों का कर्ज माफ करिए, आप बेरोजगारों का चारा, तब उन्होंने आपने उनके चेहरे का उपयोग किया और कहीं ना कहीं उनका योगदान उस 114 तक पहुंचने में रहा, इसलिए कह रही हैं वो कि अच्छी जी। मैं थोड़ा अपनी बहन का जवाब देना चाहता हूँ कि दीदी ने कहा कि ओबीसी और हमें इससे हमने तो इतने मौके दिए। 2004 में उमा भारती जी एक महिला सशक्त नेतृत्व करने के लिए मध्य प्रदेश की कमान संभालती हैं और वो ओबीसी वर्ग से आती हैं। उन्हें आए गवाए इधर उधर करा के उन्हें हटवा दिया। उसके बाद बाबूलाल गौर बना दिए। ना वो महिला की चिंता हुई, ना ओबीसी की चिंता हुई। अब इन्होंने डर भांपा कि इन्होंने डर से बनाया, ना कि जनता के समुदाय को। अगर जनता की बात अगर कांग्रेस कर रही है और नेताओं की बात आप कर रहे हो, तो ये करनी और कथनी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। हमारे देखिए, आप देखिए, उमा भारती जी का जो डर था, उस डर से आपने बाबूलाल गौर जी को बनाया, उस डर से आपने शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया। तो अगर जातिगत आधार पर बात नहीं थी, तो आपने फिर ओबीसी को उस समय नेतृत्व क्यों दिया? आपने उमा भारती को बाहर क्यों किया? तो मेरा यह कहना है कि जनता नेताओं में मत बांटिए। एक जातिगत आधार पर, यही तो राहुल जी और प्रियंका जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, आपको नहीं लगता ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समुदाय है जिसका अधिकार, अगर हमने जनता का अगर हमने मौका दिया तो वो डर हो गया, कम से कम और आप जो आधार पर तो वो तो आप अधिकार दे रहे हैं। अगर हमने अधिकार दिया तो वो डर हो गया, और आप जो बात कर रहे हैं वो अधिकार की बात कर रहे हैं।
चुनावी शगुफे हैं। हमारी चुनाव बहन के ने पहले कहा आप कह रहे कि थे, 60 सुनिए साल अमित जी, में क्या आपने किया? कहा कि हमारा मोदी जी का कार्यकर्ता, पता ही हमारे नहीं है नेता जनता कि के वो बीच में रहते OBC के हैं। हैं, मैं राजेश जी, मैं ये SC बताना के चाहती हूँ, हैं, मैं ये ब्राह्मण बताना हैं। चाहती हूँ मंजरी कि जी को सुन कांग्रेस लेते 5 हैं। साल तक गायब रहती है, जनता के बीच में नहीं जाती। 5 साल तक इनका एक कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं जाता। कोरोना जैसी महामारी आती है, एक कार्यकर्ता, कमलनाथ जी कब देख गए कि एक मास्क भी बांटा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है। कभी कोई मुस्लिम कम्युनिटी में भी अगर कोई त्रासदी हो जाती है तो RSS का कार्यकर्ता जाके खड़ा होता है, बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा जाके होता है। आपके कार्यकर्ता कभी नहीं निकलते। आखिर में चुनाव सीधे आते हैं, आप कुर्ता निकालते हैं, प्रेस करते हैं, निकल पड़ते हैं नेतागिरी करने। आप कभी ऐसी कंपनी से बाहर आशीष जी के निकलते पास हैं। में आता हूँ। अमित जी, मंजरी जी, आप ऐसी अमित कंपनी जी, से बाहर मंजरी जी, निकलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी हमारे जितनी साथ में। घोषणाएं आशीष जी की, का भी वर्जन सारी इसी पर ले धरातल लेता पे है। हूँ। गरीब आशीष कल्याण जी की का जितनी वर्जन भी घोषणाएं इसी की, पर ले लेता हूँ। आशीष जी, ये जो जातिगत जनगणना का दांव या जो ओबीसी को लेकर जो चीजें कांग्रेस कर रही है, क्या लगता है कि ये रहेगा, ये इशू कितना इफेक्ट करता है, या फिर किस तरह से कांग्रेस इसको वेटेज ले जाती है? कुछ ऐसा लगता है आपको? या फिर मैंने जो कहा कि अब क्या ओबीसी ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो ओबीसी वर्ग के उतारे और एक यहां से ये पेश करे कि नहीं, हम इस दिशा में तेजी से बढ़ चुके, जो बात हम कर रहे हैं कैंपेनिंग में? नहीं, देखिए, ओबीसी का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, नीतीश कुमार 1.5-2 साल से इस मामले पे ही आगे बढ़ रहे थे, जातिगत जनगणना को लेकर। तो ये जो अब आजादी के बाद जो अवधारणा थी कि जिस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जाएगा, उस समय ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन देखिए, जातिगत जनगणना पहले भी कई बार की गई है, लेकिन उसके आंकड़े जारी करने से हर समय हर जो निजाम था उसने परहेज किया, क्योंकि उसमें ये शंका होती थी कई बार कि ऐसा तो नहीं कि जितना लाभ हम किसी वर्ग को दे रहे हैं जनगणना में उससे कम निकल जाए। तो ये भी उसमें संभावनाएं थी और ये सारी चीजें उसी को देख के रोक। लेकिन अब जो वक्त है और जिस तरह की लगातार मांग उठ रही है राजनीतिक दल में, तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर जनगणना जातिगत आधार पर होती है तो ये बेहतर होगा कि सरकार फिर साफ नियत के साथ सारे लोगों के लिए योजना तैयार करे। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग को राजनीतिक रूप से ज्यादा लाभ दिया जाए तो दूसरा वर्ग नाराज हो। ये सरकार को ये दलों को बिल्कुल याद रखना होगा, और अगर वो इस तरह की चीजों का कमिटमेंट रखते हैं तो ही इसमें आगे बढ़े, क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो जातिगत जनगणना के जातिगत जो बंधन है उनको तोड़ के आगे जा रही है। तो वापस रिवर्स गियर में सरकार या देश वापस ना आए, इसको अगर दूर रख के साफ दिल से काम किया जाता है तो मुझे लगता है कि जब सारे दलों की मांग है तो एक बार होना चाहिए। चलिए, बेहतर बात, लेकिन उसका कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं होना चाहिए। चलिए, बेहतर जो कहा कि वास्तव में आज का युवा जातिगत उसमें फंसना नहीं चाहता है, वो प्रोग्रेस चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। जी, कमलनाथ जी कहते थे ढोल बजाओ ढोल चराओ, कमलनाथ जी कहते थे ढोल चराओ और ढोल बजाओ। ये था। आपने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? आपने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? 4000 बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया आपने? 4000 पकोड़े तल सकता है, लेकिन अपने अधिकार की और आप मानने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। देखिए, चलिए, भ्रम फैलाना और चलिए तो टिकट से ये शिवराज मैनेजमेंट, सिंह चौहान है, इलेक्शन वो मैनेजमेंट, कांग्रेस जातिगत झूठी घोषणा दांव, कमलनाथ तमाम जी सारी चीजें, क्योंकि चुनावी समर है और समर में समय नजदीक है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एमपी की जो चुनावी सियासत है, जो राजनीति है, तमाम सारे मुद्दे इस चुनावी जंग में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तो जनता ही तय करेगी कि किसके वादे उसको बेहतर लगते हैं, उसको और नज़दीक ले जाते थी, और जो जंग है, जो सियासत है एमपी की, उसमें जनता किसको पसंद करती है। IND एनालिसिस बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।